नमस्कार दोस्तों कोशिका एक ऐसी छोटी संरचना होती है, इकाई होती है जो प्रत्येक प्राणियों में होती है तथा यह जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है और इसमें वो सभी क्रियाएं होती हैं जो जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। तो कोशिका और कोशिका की संरचना से आज आपको परिचित करवाएंगे और देखते हैं कोशिका में क्या क्या होता है और किस तरह से कोशिका का निर्माण हुआ है और किसने इसकी खोज की थी और सारी डिटेल जो हैं इससे संबंधित मैंने 2 पार्टों की सीरीज बनाई है। ये पहला पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट आपको इसके बाद मिलेगा। तो देखते हैं आगे, पहले पार्ट में देखते हैं क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की थी? तो दोस्तों कोशिका की खोज जो की थी रॉबर्ट हुक ने की थी और कब की थी? ये की थी वर्ष 1665 ईस्वी में की थी। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और कोशिका जो है, कोशिका के बारे में डिटेल में बता देते हैं आपको कि कोशिका का अंग्रेजी शब्द जो है सेल, ये सेल जो है अंग्रेजी शब्द है और लैटिन भाषा का शब्द है। ये लैटिन भाषा के शब्द सेलुलर से लिया गया है। लूला शब्द से ये लिया गया है और जिसका अर्थ होता है एक छोटा कमरा होता है। और ये कोशिका जो है 2 प्रकार की होती है। एक तो एक कोशिकीय होती है जिसमें एक कोशिका होती है सिर्फ। कुछ जीवाणु, कुछ सजीव ऐसे होते हैं जिसमें जो है एक कोशिका से बने होते हैं। जैसे जीवाणु हैं तो उनका शरीर एक कोशिका से बना हुआ है तो वो एक कोशिकीय जीवाणु कहलाते हैं। और बहुकोशिकीय एक से अधिक से जो ज़्यादा बने हुए हैं, एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बने हुए हैं वो बहुकोशिकीय कहलाते हैं। तो जैसे मनुष्य का शरीर जो है, हमारा शरीर जो है वो बहुकोशिकीय सजीव में आता है। तो कोशिका की खोज जो है सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की थी और बोतल की कार्क की एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर, यानी बोतल की कार्क थी एक, जिसे डाट कह देते हैं, उसके एक पतली परत के अध्ययन के आधार पर मधुमक्खी के छत्ते जैसे कोष्ठ देखे थे रॉबर्ट हुक ने और इन्हें कोसा नाम दिया था। तो ये था पहला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और ये देखिए इस तरह की कोशिका की झिल्ली होती है, कोशिका की संरचना है ये। इसमें देखिए क्या होता है, ये बाहरी जो परत आती है ये वाली, ये तो होती है बाहरी बाह्य कोशिका कहते हैं इसे कहते हैं बाह्य कोशिका। ये जो शो कर रही है यहाँ पर देखिए, यहाँ शो कर रही है ये, इसे कहते हैं बाह्य कोशिका, यानी बाहरी परत होती है ये। फिर इसके अंदर होती है कोशिका भित्ति, ये सेकंड लाइन, ये सेकंड लाइन जो होती है ये वाली, ये होती है कोशिका भित्ति, जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। फिर इसके बाद में ये तीसरी जो लाइन है ये यहाँ पर ये देखिए, ये तीसरी लाइन जो चल रही है ये है प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं इसे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा कला कहते हैं इसको। ये चारों तरफ से घेरे हुए रहती है कोशिका के अंदर के हिस्से को चारों तरफ से घेरे हुए रहती है। और फिर उसके बाद में साइटोप्लाज्म आता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, कोशिका द्रव भी कह देते हैं इसको। ये सारा जितना भी ये अंदर भरा हुआ है ये सारा है कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कह देते हैं इसे। और इसके बाद में जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया ये इस तरह से, ये जिसे ऊर्जा घर कहते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये वाला ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इधर भी दिया हुआ है ये रहा, ये माइटोकॉन्ड्रिया हैं। और यहाँ पर देखिए फिर ये गाल्जी काय इस तरह के होते हैं। ये गाल्जी काय जो हैं इस तरह के हैं। यहाँ पर देखिए ये गाल्जी काय शो कर रहा है, ये गाल्जी काय इस तरह के होते हैं। और लाइसोसोम, यहाँ पर देखिए ये लाइसोसोम है, ये इधर शो कर रहा है लाइसोसोम, ये वाला, ये लाइसोसोम शो कर रहा है। और राइबोसोम होता है ये इधर, राइबोसोम देखिए, ये राइबोसोम इस तरह का होता है। राइबोसोम यहाँ पर शो कर रहा है, ये राइबोसोम इस तरह का होता है। और अंदर ये न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जिसे केंद्रक कह देते हैं, ये होता है न्यूक्लियस, केंद्रक जो कह देते हैं इससे। तो इस तरह से ये संरचना होती है इसकी कोशिका की। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और देखिए साफ तरह से आप देख सकते हो, ये चित्र दूसरा चित्र है उसी तरह का है लेकिन बड़े साइज में दे दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए ये कोशिका भित्ति है, बीच वाली लाइन है, ये कोशिका भित्ति है। ये यहाँ पर देखिए ये शो कर रहा है कोशिका भित्ति है। और फिर उसके बाद ये जो है ये वाली ये है प्लाज्मा झिल्ली,
जिसे बोल देते हैं प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। ये यहाँ पर देखिए ये, और गाल्जिका यहाँ पर देखिए, गाल्जिका ये इस तरह के होते हैं, और हरित लवक इस तरह के होते हैं यहाँ पर देखिए, और रिक्तिका ये बीच में जो खाली स्थान होता है ये रिक्तिका कहलाती है। ये रिक्तिका शो कर रही है, रिक्तिका कहलाती है। और साइटोप्लाज्म जो होता है ये वाला हिस्सा साइटोप्लाज्म का होता है। यहाँ पर देखिए ये साइटोप्लाज्म का होता है। राइबोसोम्स होते हैं, ये राइबोसोम्स हैं, ये राइबोसोम्स है, ये छोटा ऊपर का हिस्सा ये राइबोसोम्स है। और माइटोकॉन्ड्रिया ये इस तरह के होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया ये इस तरह के हैं। और ये रिक्तिका है ही, यहाँ पर देखिए रिक्तिका है ये। और ये केंद्रक होता है, ये केंद्रक होता है, ये केंद्रक, ये केंद्रक है। तो इस तरह से ये है। आगे देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रोग्राफिया किसकी पुस्तक है? तो माइक्रोग्राफिया जो है रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कोशिका खोज की थी, उन्हीं की ये पुस्तक है, बुक है। और 1665 ईस्वी में जो भी घटना हुई थी, जिस तरह से उन्होंने खोज की थी और कोशिका को कोशिका नाम दिया था, तो उसमें उसकी टोटल डिटेल्स जो है ये इस पुस्तक में उन्होंने लिखी हुई है, इस पुस्तक में दी हुई है उन्होंने। तो ये रॉबर्ट हुक की पुस्तक है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने जो की थी मरी कोशिका की खोज की थी, लेकिन जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो किसने की थी? वो की थी, तो वो की थी, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, ल्यूवेनहोक ने की थी। और इनका पूरा नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक था। और इन्होंने जो खोज की थी 1674 ईस्वी में की थी, 1674 ईस्वी में की थी। और रॉबर्ट हुक ने जो खोज की थी वो 1665 ईस्वी में की थी। तो उसके कुछ समय बाद ही इन्होंने खोज की थी ये जीवित कोशिका की। और इन्होंने जीवित कोशिका को जो है दांत की खुरचनी में देखा था, दांतों की जो खुरचनी होती है उसमें देखा था इन्होंने। तो ये बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो दोस्तों कोशिका का जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था, पहली बात तो ये कि आपको ये बता दें कि तद्रोचित नामक एक वैज्ञानिक थे, तद्रोचित नामक वैज्ञानिक। उन्होंने 1824 में विचार दिया था, सिर्फ कोशिका सिद्धांत का उन्होंने सिर्फ विचार ही दिया था। लेकिन जो कोशिका सिद्धांत का प्रस्तुत किया था, जो कोशिका सिद्धांत जिन्होंने प्रस्तुत किया था वो थे वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे स्लाइडेन। कौन थे? एक तो वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे स्लाइडेन, और दूसरे थे जंतु विज्ञान शास्त्री थे स्वान, जंतु विज्ञान शास्त्री थे स्वान। ये पहला पार्ट सही है, तो स्वान थे। इन्होंने कोशिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और कब किया था? ये किया था 1839 ईस्वी में इन्होंने प्रस्तुत किया था। तो इन्हीं को श्रेय जाता है कोशिका सिद्धांत का। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और इन्होंने कहा था कि कोशिकाएं जो हैं पौधों तथा जंतुओं की रचनात्मक इकाई होती है, यानी सभी सजीवों का जो शरीर है एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तथा सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पहले से उपस्थित किसी कोशिका से होती है। ये सिद्धांत प्रस्तुत किया था इन्होंने, स्लाइडेन तथा स्वान ने। ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5, संसार में सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो संसार में सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है माइक्रोप्लाज्मा की होती है। माइक्रोप्लाज्मा होती है सबसे छोटी इकाई। संसार में जो है सबसे छोटी कोशिका जो होती है माइक्रोप्लाज्मा होती है। और दोस्तों सबसे बड़ी जो होती है, सबसे बड़ी वो होती है, और सबसे बड़ी जो होती है वो होती है शतुरमुर्ग अंडे की होती है। ये बड़ी भी आपको बता दे तो सबसे बड़ी होती है शतुरमुर्ग अंडे की। तो बी पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइक्रोप्लाज्मा की। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका होती है। तो इससे पहले जो बताया था मैंने बताया था वो कि दुनिया में सबसे बड़ी या छोटी कोशिका कौन सी होती है। लेकिन अब सवाल है कि मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो अंडाणु की होती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। महिलाओं में होती है ये। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मानव में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? वो शुक्राणु की होती है, स्पाइम की होती है, वो मनुष्यों में होती है। तो सबसे बड़ी कौन सी होती है? अंडाणु की। और सबसे छोटी कौन सी होती है? शुक्राणु की होती है।
तो इसका क्वेश्चन का आंसर है बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है। तो मैंने अभी बताया था आपको कि सबसे छोटी मानव में जो सबसे छोटी होती है वो शुक्राणु की होती है, और मानव में जो बड़ी होती है वो अंडाणु की होती है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि मानव में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो सबसे लंबी कोशिका जो होती है वो होती है न्यूरॉन की, ब्रेन में होती है, ये मस्तिष्क में न्यूरॉन की होती है सबसे लंबी कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 8, केंद्रक और केंद्रिका की खोज किसने की। तो केंद्रक और केंद्रिका जो खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। न्यूक्लियस और न्यूक्लियोसम की खोज जो की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और दोस्तों ये 1831 ईस्वी में इन्होंने की थी, 1831 ईस्वी में इन्होंने की थी। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिकाएं सदा कोशिकाओं के विभाजन से ही पैदा होती हैं, यह किसने कहा था। तो एक विद्वान हुए थे जिन्होंने ये बताया था कि कोशिकाएं जो है, नई कोशिकाएं जो बनती हैं वो कोशिकाओं के विभाजन से ही पैदा होती हैं। तो ये कहा था, सी पार्ट करेक्ट आंसर है, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। रुडोल्फ विर्चो ने कहा था और ये 1855 ईस्वी में उन्होंने कहा था, 1855 ईस्वी में उन्होंने कहा था। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्यूरॉन जो ब्रेन में होता है, कोशिकाएं कैसी होती हैं। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि सबसे मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन ब्रेन की। तो ये न्यूरॉन ब्रेन कोशिकाएं कैसी होती हैं, ये होती हैं विभाजन रहित होती हैं, यानी इनमें कोई विभाजन नहीं होता है। और जो सबसे तेज़ विभाजन होता है, वो तेज़ विभाजन जो होता है दोस्तों वो होता है लीवर में होता है, लीवर में, जिसे यकृत कहते हैं। ये लीवर में सबसे तेज़ विभाजन जो होता है लीवर में होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 11, पर्णहरित की खोज किसने की थी। तो पर्णहरित की जो खोज की थी वो की थी स्विम्पर ने की थी। स्विम्पर एक साइंटिस्ट हुए थे, वैज्ञानिक, उन्होंने की थी ये, और ये की थी 1883 ईस्वी में की थी, 1883 ईस्वी में की थी, स्विम्पर ने की थी ये। और पर्णहरित के बारे में, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, उसके बारे में और आगे आपको डिटेल से बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुणसूत्र का नामकरण किसने किया या खोज किसने की थी गुणसूत्र की। गुणसूत्र दोस्तों क्रोमोसोम में पाए जाते हैं, जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, और इन्हीं से ही जो है माता पिताओं से अपनी संतान में जो है ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं। तो गुणसूत्र की खोज जो की थी वो की थी, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, वाल्डेयर ने की थी। और वाल्डेयर ने सन 1888 ईस्वी में की थी, सन 1888 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को जो कहा जाता है वो कहा जाता है साइटोलॉजी कहा जाता है। ये पार्ट करेक्ट आंसर है, साइटोलॉजी कहा जाता है। और कोशिका को जो है बायोलॉजी में साइटो कहते हैं तथा उसके अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। तो दोस्तों कोशिकाओं के समूह को जो कहते हैं ऊतक कहते हैं। ऊतक यानी जिसको हम टिश्यू बोल देते हैं, टिश्यू। तो ये ऊतिका के समूह को कोशिकाओं के समूह को जो है टिश्यू कहा जाता है, ऊतक कहते हैं। और ऊतकों का जो अध्ययन है दोस्तों वो साइटोलॉजी हिस्टोलॉजी कहलाता है। और ये ऊतक बनते कैसे हैं, जब समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाएं होती हैं तो उनके समूह को मिलाकर ये ऊतक बनता है। यानी समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊतक के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऊतक के अध्ययन को जो है, टिश्यू का जो अध्ययन होता है उसको स्टडी ऑफ टिश्यू, तो उसको हिस्टोलॉजी कहा जाता है, हिस्टोलॉजी कहा जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और इसमें मांसपेशी का जो अध्ययन है वो मायोलॉजी कहलाता है, और साइटोलॉजी होता है कोशिकाओं का अध्ययन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है। तो कोशिका जो चारों तरफ से घिरी होती है वो होती है, मैंने पीछे बताया था अभी पिक्चर में, तो वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है, जिसको कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन्स भी कह देते हैं, या प्लाज्मा कला भी इसको कह देते हैं। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के अंदर गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसे क्या कहते हैं। तो कोशिका के अंदर जो है, कोशिका चारों तरफ से घिरी होती है प्लाज्मा झिल्ली से, और इसके अंदर जो है
एक गाढ़ा तरल पदार्थ भरा होता है जिसे कहते हैं हम साइटोप्लाज्म कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है, जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ये तरल गाढ़ा पदार्थ होता है जिसमें क्या क्या होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कोए, ये जो कोशिकाओं के अंग हैं वो सारे टोटल इसी में होते हैं और तैरते रहते हैं वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है? तो मानव शरीर के जो कोशिकांग है जिसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से भी जाना जाता है वो है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, गोल्गी काय है। गोल्गी काय को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह जो है कोशिके जो स्राव होते हैं उनके कारण भरण के लिए और भंडारण के लिए तथा प्रसरण के लिए एक तरह से स्टेशन के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसे ट्रैफिक पुलिस के नाम से जाना जाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के किस भाग को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका के जो भाग होता है जिसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है वो होता है राइबोसोम होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और राइबोसोम जो है एक कला रहित यानी मेम्ब्रेन लेस कोशिकांग है, कोशिका का एक अंग है। इसमें प्रोटीन निर्माण से संबंधित टोटल मशीनरी होती है, इसीलिए इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का सेलुलर शोषण है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है? यानी एक सेलुलर शोषण जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है तो वो बी पार्ट करेक्ट आंसर है, वायवीय शोषण कहलाता है। और ये वायवीय शोषण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है ये क्रिया, तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। और ये जो ऊर्जा है ये जीवन के विभिन्न क्रियाकलापों में काम आती है, कोशिका के यानी विभिन्न क्रियाकलापों में ये काम आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका के किस भाग को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? यानी कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है या पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है? तो वो कहा जाता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है क्योंकि इसी में ही जो है ऑक्सीकरण क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऑक्सीजन क्रिया का मुख्य भाग घटित होता है। और इस ऑक्सीकरण क्रिया में होता क्या है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट होते हैं, कम ऊर्जा वाले यौगिक होते हैं ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडीपी, जिन्हें कह देते हैं एडीपी। एडिनोसिन, ए से बना एडिनोसिन और इससे ड्राई और पी से फास्फेट बना है ये। तो ये कम ऊर्जा वाले यौगिक होते हैं। इनसे एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट अधिक ऊर्जा वाले यौगिक का निर्माण होता है, जिससे यही ऊर्जा और जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह कोशिका के विभिन्न क्रियाकलापों में काम आती है। तो ये सारी क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, इसलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा उत्पादन में और दूसरे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, एक ही चीज़ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका का ऊर्जा उत्पादन करता है और दूसरा एक ये क्या करता है, कोशिका का शोषण करता है। यानी कोशिका में जो शोषण क्रिया होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही संपन्न होती है। तो बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोशिका का नियंत्रण केंद्र है। तो कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र होता है वो होता है न्यूक्लियस होता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर, न्यूक्लियस होता है। यह कोशिका के क्रियाओं का निर्देशन करता है, जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी का निर्देशन ये न्यूक्लियस ही करता है। और नाभिकीय झिल्ली इस न्यूक्लियस को घेरे रखती है। नाभिकीय झिल्ली होती है एक जो इस न्यूक्लियस को घेरे रहती है। ये चारों तरफ ये नाभिकीय झिल्ली होती है जो न्यूक्लियस को घेरे रहती है, अंदर न्यूक्लियस होता है इसमें। तो और दूसरी बात, ये कोशिका द्रव से अलग करती है। जो कोशिका द्रव होता है साइटोप्लाज्मा बोलते हैं, उससे ये अलग करती है। कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्मा होता है, उससे न्यूक्लियस को अलग करती है कोशिका झिल्ली। और नाभिक में दो प्रमुख ढांचे होते हैं जिन्हें क्रोमोसोम तथा नाभिकीय न्यूक्लियोली कहा जाता है। क्रोमोसोम जो लंबे धागे की तरह होते हैं और ये डीएनए से इनका निर्माण होता है, डीएनए से जीन का निर्माण होता है इसमें, और यही आनुवंशिकता की मूलभूत इकाई हैं। और जीन अभिभावकों से बच्चों तक उसके अभिलक्षण पहुंचाते हैं, और ये जो अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, उनसे बच्चों में ये लक्षण जाते हैं। और दूसरा होता है न्यूक्लियोली,
ये ऐसे रूप हैं जो विशेष क्रोमोसोम के कुछ स्थानों पर आकर बनते हैं। न्यूक्लियोली राइबोसोम को बनाने में सहायक होते हैं और न्यूक्लियोली का जो निर्माण है प्रोटीन तथा आरएनए से निर्मित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, क्लोरोफिल किस रंग का होता है? तो क्लोरोफिल जिसे पर्णहरित कह देते हैं वो होता है, डी पार्ट करेक्ट आंसर, हरे रंग का होता है। और क्लोरोफिल की खोज जो की थी मैंने अभी पीछे बताया था आपको, 1883 ईस्वी में स्विम्पर ने की थी। 1883 ईस्वी में स्विम्पर ने की थी ये खोज इसकी। और इसमें जो है प्रोटीन युक्त है, जटिल यौगिक है। और जो पेड़ पौधे होते हैं उनमें पत्तियों का जो हरा रंग होता है उनके लिए यह उत्तरदायी होता है। यह प्रकाश संश्लेषण का ही मुख्य वर्णक है और इसीलिए इसे फोटोसिंथेसिस पिगमेंट भी कहते हैं। पिगमेंट भी इसको, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी इसको कहते हैं। तो डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली जो कहा जाता है वो लाइसोसोम को कहा जाता है, सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और क्यों कहा जाता है? जब कोशिकीय उपापचय होता है, मेटोप्लाज्म होता है, तो उसमें व्यवधान आ जाता है तो तब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है। तो लाइसोसोम जो हैं उस समय फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।